नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोप गलत है। ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जिसके लिए बजट न दिया गया हो। कहीं न कहीं पर नैरेटिव इस तरीके का सेट हो जाता है जिसको तोड़ने में हम शायद कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टर सुधा यादव भी चुनाव में कहीं से उम्मीद है, रेवाड़ी से भी आपका नाम चलता रहा है। अभी तो विचार नहीं किया और न इस बारे में कोई चर्चा हुई है। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि हम हर बार सत्तासीन करने में उनकी मदद करते हैं सरकार की, लेकिन सरकार हमारी ना सुनती है ना हमारा दर्द समझती। मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनती नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह 7 सीटें मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए मांग। मैं तो चुनाव समिति की सदस्य हूँ, मेरे सामने ये विषय अभी तक आया है। लगभग सबको ध्यान में आ गया है कि कहाँ पर क्या समीकरण है और क्या कैंडिडेट्स है। वो पहले अपना श्वेत पत्र जारी करके हिसाब दे और फिर दूसरे की चर्चा करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, केंद्रीय बजट में भेदभाव का आरोप लगाकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को घेर रहा है। कहीं विधानसभा चुनाव में मात न खा जाएं, अब भाजपा ने भी मोर्चा संभालते हुए हरियाणा में अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में भाजपा की सबसे शक्तिशाली बॉडी भाजपा संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव सोमवार को रेवाड़ी पहुंची और जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और बजट को किसान व युवाओं से लेकर आम आदमी का जीवन बेहतर करने वाला समग्र विकास का बजट बताया। वह भी आपको दिखाएंगे। वहीं हरियाणा में अगले 3 महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में टिकट वितरण की सबसे बड़ी संस्था की सदस्य मौजूद हो तो सवाल पूछे ही जाएंगे। सरकार नहीं सुनती और भेदभाव जैसे आरोपों पर नाम लिए बगैर गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बगैर डॉक्टर यादव नसीहत देती हुई दिखाई दी। इसके अलावा टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि पार्टी अपने स्तर पर सही चयन करती है, हार जीत अलग बात है। वहीं नांगल चौधरी से लेकर पलवल तक दावेदारों की लंबी फौज व चयन में परेशानी को लेकर भी डॉक्टर यादव ने बड़ा बयान दिया। डॉक्टर यादव ने कहा कि टिकट चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जातीय समीकरण से लेकर कैंडिडेट पर सब कुछ क्लियर है। राव को कितनी टिकट मिलेगी इसका भी जवाब दिया। वहीं ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर कांग्रेस को ही घेरने का काम किया। वहीं हरियाणा मांगे हिसाब के सवाल पर कहा कि पहले हुड्डा अपने 10 साल की सरकार के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करे। इतना ही नहीं, डॉक्टर सुधा यादव या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, इस पर उन्होंने कहा कि वह रेवाड़ी से नहीं लड़ रही हैं, सब निश्चित रहें। चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक सोचा नहीं है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर यादव ने क्या कहा। इस दौरान उनके साथ नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, महामंत्री सत्यदेव यादव व मीडिया सह प्रभारी प्रवीण शर्मा सहित भाजपा के अनेक नेता भी मौजूद रहे। पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए देश के मतदाताओं ने जो हमारा साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना विश्वास और अपनी आस्था जगाई है। हमने अंतरिम बजट जिस समय पेश किया था, उस समय 4 मुख्य धाराओं के ऊपर हमने विचार रखे थे: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। और अब जो बजट आया है, इस बजट के अंदर हमने उस अंतरिम बजट की बातों को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश के विकास के लिए विकासपरक बजट को रखा है। एमएसपी समय से पहले, 1 महीना पहले घोषित करना, गरीबों के लिए और अधिक मकान बन सकें, उन मकानों को बनाने की प्रक्रिया के लिए बजट का एलोकेशन होना, गरीब लोगों को राशन अगले 5 वर्षों तक भी मिलता रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए युवाओं के नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तय करने के लिए उसके बजट को आवंटित करना और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए
और वो भी स्वरोजगार परक योजनाओं को लागू कर सके, उसके लिए भी बजट का आवंटन करना। चारों वर्गों के लिए बजट आवंटित करके शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करने के लिए एक बजट को देना और युवाओं को एजुकेशन लोन को सरलीकरण करते हुए वो आसानी से उच्च शिक्षा का बजट ले सके, इसकी व्यवस्था को करना। इसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10 वर्षों के अंदर एक पटरी के ऊपर आया, जो गतिमान हुआ, चाहे वो रेल के संबंध में हो और चाहे वो रोड के संबंध में हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और गतिमान बनाने के लिए भी बजट का प्रावधान करके उसको आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो, इसके लिए भी बजट का एलोकेशन किया गया है। और ये पहले भी तय किया गया था कि हमें डिफेंस के अंदर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट न करते हुए अब हमारे देश के अंदर ही वो सामान बन सके, ऐसी व्यवस्था हम उसमें करें। और लगभग 96 आइटम ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर बनाने की प्रक्रिया के अंदर आए हैं, और अब तो हम बड़े बड़े प्लेन्स बना करके भविष्य के अंदर इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी आएंगे। इस विजन के साथ में अपनी सेनाओं को मजबूत करने की दृष्टि से बजट का एलोकेशन करना, ये इस बजट के अंदर काम किए गए हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र के अंदर 2047 के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो बजट हमको चाहिए, जिसकी नींव हमको रख करके आगे बढ़ना है, वो इसके अंदर न की गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बना है। ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से लोन दे करके और सोलर एनर्जी, सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए घरों में भी सोलर पावर बने और बिजली का उत्पादन करने में हम सक्षम हो पाए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, इसके लिए भी बजट एलोकेट किया। और गरीब लोगों को भी इसमें सरकार की सहायता से सोलर प्लांट लगा करके उनके घरों में बिजली पहुंचाने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी इस सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो देश के अंदर होने हैं अगली पीढ़ी के लिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने रिफॉर्म्स की दिशा में भी आगे काम किया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए भी महिलाएं जो काम करती है उनके लिए और अधिक हॉस्टल्स बन सके, इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य जन का जीवन स्तर आगे बढ़ सके, हर घर को जल, नल और हर व्यक्ति को घर मिल सके, इस दिशा में भी काम किया। सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीज़ों को बनाने का भी काम किया। हमने अपनी नीतियों के अंदर जो स्टार्टअप इंडिया का विचार किया था, उस स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और आज देश के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख स्टार्टअप्स देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सरकार की सहायता और मदद के साथ में आगे बढ़ करके हमारा युवा नए इनोवेशन के साथ में काम कर रहा है। तो ये समग्र विकास का एक बजट है जिसमें सब वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो बजट हमारा आया है
ये बजट भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रखा गया है और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के अंदर और अधिक विकास होगा और रोजगार परक योजनाएं हमारे सामने आएंगी। यही विषय रखने के लिए आज मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद। ये बजट कुर्सी बचाने का बजट है। बिहार, आंध्र जैसे राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है। हरियाणा वंचित रहा है जो पैकेज में चुनाव के नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोप गलत है। ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जिसके लिए बजट न दिया गया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि बजट के अंदर पूरे देश के एक एक राज्य के बारे में विषय को पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। जहां पर जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। 240 पर क्यों? इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि कभी न कभी कहीं न कहीं पर नैरेटिव इस तरीके का सेट हो जाता है जिसको तोड़ने में हम शायद कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कुछ कमी हम लोगों को इसमें आई है। सुधा जी, एक बड़ा इश्यू ओबीसी का है। हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य को क्या दिया गया है आपकी नजर में? देखिए, हरियाणा राज्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो योजनाएं पिछले समय में यहाँ पर जिनकी नींव रखी गई थी उनको इन पंचवर्षीय 5 साल के अंदर पूरा करके पूरी तरीके से खड़ा किया जा सके, चाहे वो आपका एम्स ही क्यों ना हो, जो अगले 2 वर्षों के अंदर पूरी तरीके से ठीक होकर बंद करके और वो आगे बढ़ सके, इन सब व्यवस्थाओं को किया है। अगर हम बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी मकान को बनाने के लिए, यहाँ पर भी सोलर एनर्जी के लिए उतना ही प्रावधान किया गया जितना किसी और राज्य में किया गया है। डॉक्टर सुधा जी, बड़ा इश्यू है जी। अभी मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 6 लाख तक की जो आय सीमा थी उसे बढ़ाया गया है। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में आए थे अमित शाह जी, की बात कर रही है और साथ में सवाल कर रही है कि इतने दिन 10 साल तक ओबीसी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, कांग्रेस जो 10 लाख की चर्चा कर रही है, पहले तो ये उनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र के माध्यम से ही कुछ हो सकता है और केंद्र में अभी उनकी सरकार नहीं है। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस ने कभी भी इसको 10 लाख किया जाए इसकी मांग को किसी भी स्तर पर नहीं उठाया है, बल्कि कांग्रेस तो ओबीसी के मुद्दों के ऊपर सदैव विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी के नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने लगी थी तो राज्यसभा के अंदर विरोध करने वाली कांग्रेस ही थी जिसने इस बिल को पारित होने से रोका था और दूसरी बार में पारित कराने में हम लोग कामयाब हो पाए थे। इसलिए उनको तो इन अधिकारों को पूछने की और इनको कहने का कोई अधिकार और हक बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए अनेक योजनाएं चला करके और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लेकर के अगर आज तक हम देखें तो पहली बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर अगर ओबीसी का रिजर्वेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। नीट के अंदर मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। वंचित वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे तभी हम समाज का समग्र विकास कर पाएंगे। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारी इसी में एक जिज्ञासा है, डॉक्टर सुधा यादव पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य रही, क्या उस समय मनोहर लाल के सामने, हरियाणा सरकार के सामने आपकी तरफ से भी कोई प्रतिवेदन गया था? आप जगह जगह गई थी उस दौरान, क्या आपकी तरफ से इस आशय का कोई पत्र गया था कि पिछड़ा वर्ग की जो आय सीमा है उसमें कृषि आय न जोड़ी जाए, सर्विस आय? तो प्रावधान ये है कि राज्य सरकारें अपना पास कर सकती है नियम, कायदे, कानून को कि वो कितना लगाना चाहते हैं और कैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय आयोग जो है वो हर राज्य के अंदर अपनी भावनाओं से अवगत कराता है कि केंद्र ने 8 लाख की योजना बनाई है तो राज्यों को भी इसके अंदर उसके साथ सहमति जताते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी राज्यों का विशेषाधिकार है मतलब तो इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव का
सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। नायब सैनी सरकार ने मनोहर सरकार का फैसला पलटा है। जो सरकार ने फैसला किया है उसका स्वागत करिए। डॉक्टर यादव, 5 सीटें आपने गंवाई है लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं, क्या आपकी पोजीशन रह सकती है? 5 सीटें गंवाने के बावजूद भी अगर हम विधानसभा की सीटें देखें इस लोकसभा में, तो हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटों को जीता है इसमें। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार। डॉक्टर सुधा यादव भी विधानसभा चुनाव में उनसे कुछ उम्मीद है, रेवाड़ी से भी आपका नाम चलता रहा है। अभी तो विचार नहीं किया और न इस बारे में कोई चर्चा हुई है। अमित सैनी जो जानना चाह रहे हैं उसकी इच्छा तो पूरी करो ना आप। मतलब चुनाव लड़ने की मन में इच्छा तो है डॉक्टर सुधा यादव के? नहीं सोचा इस बारे में। सर, यहाँ से मैडम वालों की एक लंबी कतार है। अगर बात 2019 के चुनाव की करें कि उम्मीदवार को टिकट देगी, देखिए पार्टी तो हमेशा सही का ही आकलन करके टिकट देती है, लेकिन फिर भी कई बार परिणाम सुखद नहीं होते हैं और मनचाहे परिणाम निकल नहीं पाते। मुझे लगता है कि अच्छा ही आकलन करके पार्टी टिकट देगी और 100% हम यहाँ से जीत करके जाए, इसी दिशा में काम करें। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि हम हर बार सत्तासीन करने में उनकी मदद करते हैं सरकार की, लेकिन सरकार हमारी ना सुनती है ना हमारा दर्द समझती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनती नहीं है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस नारे को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र का समग्र विकास करने में उन्होंने काम किया। राव इंद्रजीत सिंह 7 सीटें मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं। मैं तो चुनाव समिति की सदस्य हूं, मेरे सामने ये विषय अभी तक आया नहीं है। उन्होंने अभी कहा था अभी जाकर कल की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर ये विषय आया नहीं है। आपको लगता नहीं केंद्रीय चुनाव समिति की मेंबर होने के नाते, पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर होने के नाते इस बार आपके सामने काफी असहज स्थिति होने वाली है? अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से कैसे आपके पास लोग पहुंचने वाले हैं, तो उन सब में नामों का चयन करने में कितना सहज महसूस कर पाएंगे आप? देखिए इन सब की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चलने लग रही है। लगभग सबको ध्यान में आ गया है कि कहाँ पर क्या समीकरण है और क्या कैंडिडेट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई आएगी और सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास सिद्धांत बनाया है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो ओबीसी से आते हैं उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया। अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग जिसका जिक्र करते हैं उनकी 2 यात्राएं निकल रही हैं पॉलिटिकल, और मनरेगा के बारे। सबका साथ और सबका विकास, देखिए हमने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको नहीं मुख्यमंत्री बनाया, यही तो दिखा रहा है कि सबका साथ है हमारे में। हम किसी जाति वर्ग विशेष को देख करके किसी बात को बनाएंगे या करेंगे, ये नहीं होता। जहां पर हमको योग्यता दिखाई देती है या हमको लगता है कि उनको बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये आपको देखने को मिला है कि सामान्य परिवार से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री बना सकती है, बाकी किसी दल में इस तरीके का काम नहीं होता है। और राजनीतिक यात्राओं को देखिए आपने, राजनीतिक यात्राएं तो चुनाव में चलती हैं, चलनी चाहिए, उसका अपना एक संदेश होता है, संदेश दिया भी जाता है और संदेश लिया भी जाता है। चुनाव परिणाम पे इन यात्राओं का कुछ असर देखने को मिलेगा? यात्रा चालू होगी तब इसका समीकरण समझ में आएगा। एक यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब चल रही है, एक संदेश यात्रा माला से शुरू हुई है, दोनों यात्राओं को विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसका हिसाब मांगेगा हरियाणा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि किसका हिसाब मांगेगी। 10 साल उनकी सरकार थी, वो पहले अपना श्वेत पत्र जारी करके हिसाब दे और फिर दूसरे की चर्चा करे, और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता हिसाब देने के लिए तैयार बैठा है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा और जैसे भिवानी की 4 विधानसभा, लेकिन गुड़गांव के जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 2 विधानसभा जो स्तर की सीटें जो आरक्षित क्यों की गई है?
ये तो जो डिलिमिटेशन आयोग आता है, और डिलिमिटेशन आयोग आता है उस समय इन चीजों का निर्णय होता है, और उस समय सबका अधिकार होता है कि वो अपने विषय को जाकर के वहां पर रखे। ओपन हियरिंग भी इसके अंदर होती है। तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोबारा डिलिमिटेशन का समय आ चुका है। उस डिलिमिटेशन के अंदर जिसको जो बात कहनी होगी वहां जाकर के कहें। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से जो भेदभाव हो रहा है उसे खत्म किया जाए। तो डिलिमिटेशन आयोग आएगा, उसके सामने इस बात को रखा जाए।